मेरा नाम फरहत है। हम दो बहन भाई हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा और अम्मा की पसंद की शादी थी, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था जब हमारे ऊपर एक कयामत टूट पड़ी। आज अब्बू को दुनिया से गए 3 साल गुजर गए थे। हमारे घर में इतना सन्नाटा होता था, इतनी खामोशी रहती थी, दरो दीवार पर जैसे किसी का साया हो जो रात होते ही उतर आता था। मुझे अक्सर रात के वक्त अपने घर में डर लगता था। नानी की तरफ भी कम ही जाने की इजाजत मिलती थी। कभी जब नानी की तरफ चले जाते तो मैं बड़ी खाला को अपने ख्यालात बताती, तो वो कहती कि जब आपस में मोहब्बत और एतमाद खत्म हो जाए तो वो घर में ऐसे ही हो जाते हैं। कहती तो वो भी ठीक ही थी, हमारा घर भी तो ऐसा ही था। दादा दादी बस अपनी दुनिया में मगन, मगर वो बड़ों की तरह फैसले करने में बहुत कमजोर थे। एक फुप्पो थी, उन्हें शादी के 1 साल बाद तलाक हो गई। उनके लिए भी अम्मी कई बार दादी को कह चुकी थी कि उनकी अगली जिंदगी के बारे में सोचे। वो दुखी रहती है, शादी हो जाएगी, दोबारा घर बस जाएगा तो उनकी जिंदगी में फिर से बहार आ जाएगी। मगर दादी कहती कि जब किस्मत में हुआ, अच्छा रिश्ता आया तो शादी कर देंगे, जैसे उन्हें कोई फिक्र ही ना हो। और साथ ये भी कहती कि मेरा बेटा है ना, वो जरूर कहीं ना कहीं कोशिश करेगा, और फिर बात यहीं खत्म हो जाती। मेरा एक छोटा भाई अरसलान भी था। वो 7वीं क्लास में पढ़ता था। वो भी अब्बू की तरह खामोश तबीयत का मालिक था, बल्कि ये कहना दुरुस्त था कि खामोशी तो मेरे घर का खासा थी। हाँ, आवाज अगर किसी की गूंजती थी तो वो ताया की गूंजती थी। जरा जरा सी बात पर डांट टपट, अपनी मनमानी करना, फोन पर लंबी लंबी गपशप करना, कह के लगाना उन्हीं का खासा था। घर में कोई और हंसे ना हंसे, मगर उनके कह के गूंजते रहते थे। मगर ताया का रवैया अम्मी के साथ ठीक नहीं था। न वो दादा दादी की मानते थे और ना ही किसी और की। सिर्फ वो करते जो उनका दिल कहता। ताया उम्र में मेरे अब्बू से बड़े थे, मगर उनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। क्या मालूम शादी हो जाती तो फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से उनके रवैये में भी तब्दीली आ जाती। ये उन दिनों की बात है जब मैं 10वीं जमात में पढ़ती थी और काफी खामोश तबीयत की थी। खामोश तो मेरे घर का खासा था, मगर मुझे जो चीज़ आजकल सबसे ज्यादा परेशान करती थी वो मेरी अम्मी की हर वक्त की उदासी और ताया का उनके साथ रवैया था। पिछले चंद माह से हर महीने ताया अचानक घर आते और अम्मी के सर के बाल काट कर ले जाते। अम्मी चिल्लाती रह जाती, मगर ताया ना रुके। उन्हें रोकता भी तो कौन, वो कब किसी के सुनते थे। मैं कॉलेज की कैंटीन में बैठी चाय पी रही थी कि मेरी सहेली अजरा मेरे पास आई और साथ रखी चेयर पर बैठ गई। अजरा ने कहा, टाइम देखा है, आखिरी लेक्चर भी खत्म होने वाला है और तुम अभी तक यहीं बैठी हो। यार, तुम्हारी तो चाय भी ठंडी हो गई है। किन सोचों में गुम हो, जल्दी चाय खत्म करो, छुट्टी होने वाली है। चाय तो वैसे भी ठंडी हो चुकी थी। मैंने एक ही घूंट में सारी चाय पी ली और ये कहते हुए खड़ी हो गई कि चल चले। अजरा भी अपना बैग लेकर खड़ी हो गई। हम कैंटीन से बाहर की तरफ चल पड़े। उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा, मुझे क्या होना है, कुछ भी तो नहीं हुआ। इतने में कॉलेज की बेल बजी, छुट्टी हो गई। अजरा मेरे मोहल्ले की ही थी। हम दोनों एक ही रिक्शे में घर आते थे। मैं कॉलेज से घर पहुंची, दरवाजा खुला था। अंदर आई तो ऐसा लग रहा था कि घर में कोई नहीं है। अरसलान भी अभी स्कूल से नहीं आया था। अम्मी के कमरे से हल्की सी आवाज आई। मैं अम्मी के कमरे की तरफ चल पड़ी। अम्मी चिल्लाई, बस कर, अब इतना जुल्म मत कर, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। मैंने बैग टेबल पर फेंका और अम्मी के कमरे की तरफ भाग पड़ी। दरवाजा खुला तो ताया अम्मी के बाल काट चुके थे। उनके एक हाथ में अम्मी के बाल और दूसरे हाथ में कैंची थी। आज मुझसे रहा न गया। मैं चिल्लाई, ताया, आखिर कब तक आप मेरी माँ पर जुल्म करते रहेंगे? कब तक ऐसा चलेगा? ताया ने कहा, फरहत, शुक्र कर, मैं अभी बहुत रियायत कर रहा हूँ, वरना जो तुम्हारी माँ ने किया है ना, उसकी सजा सिर्फ मौत है, मौत। ये कहते हुए ताया कमरे से बाहर निकल गए। मैंने हैरत से अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी ने रोते हुए कहा, फरहत बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम अभी छोटी हो, ये बातें नहीं समझ सकती। मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ। ताया अच्छा नहीं कर रहे थे। मैं मजीद अपनी माँ की तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं ताया के कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं बेधड़क कमरे में दाखिल हुई। ताया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े अपनी कंघी कर रहे थे। मुझे देखते ही बोले, मुझे पता था महज मेरी बातों से मेरी भतीजी मुतमईन नहीं होगी। ये कहकर ताया ने कंघी रखी, मेरे पास आए और उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी भतीजी बहादुर है, मेरे भाई की तरह। मेरा भाई भी बहुत बहादुर और गैरतमंद था। मैंने कहा, ताया जान आप। ताया ने मेरी बात काटते हुए कहा, फरहत, 1 मिनट, मैं जरूरी समझता हूँ कि तुम्हारी हर बात का जवाब दूं ताकि तुम मुतमईन हो सको, क्योंकि तुम्हें इल्म होना चाहिए कि इस घर में क्या कुछ हो रहा है। ये कहकर ताया अलमारी की तरफ बढ़े। अलमारी से एक छोटा बैग निकाला। वो बैग लेकर बोले कि फरहत, तुम भी बैठ जाओ। मैं भी बेड पर बैठ गई।
ताया ने बैग के अंदर से एक लिफाफा निकाला। उसमें कुछ तस्वीरें थी। वो तस्वीरें मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये देख लो, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम मुझसे गिला नहीं करोगी। मैं तस्वीरें देखती गई और मेरे पैरों तले से जमीन निकलती गई। मैं बेड से खड़ी हो गई। मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा था कि अभी मैं तस्वीरें देख ही रही थी कि अम्मी कमरे में दाखिल हुई। अम्मी ने तस्वीरें मेरे हाथ से छीनकर बेड पर फेंक दी और मेरा बाजू पकड़कर मुझे खींचने लगी। बोली, बेटा तुम कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती, चलो यहाँ से, और मैं दोबारा तुम्हें इस कमरे में नहीं देखना चाहती। मैंने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और चिल्लाई, छोड़े मुझे। अम्मी आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रही थी। मैंने खा जाने वाली नजरों से अम्मी को देखा और बोली, अम्मी अच्छा बनने का नाटक बंद करे, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपकी बेटी हूँ। अम्मी ने मुझे पकड़ना चाहा मगर मैं चिल्लाई, खबरदार अम्मी, मुझे मत छुएं। ये कहकर मैं कमरे से निकल गई। अम्मी वहीं खड़ी रह गई। ताया ने चंद तस्वीरें उठाई और अम्मी को दिखाते हुए बोले, ये रख लो भाभी, मेरे पास और भी बहुत है। मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि मेरी भाभी कितनी अजीम औरत है, आप बस इंतजार करें। मैं अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद कर लिया। मैं काफी देर तक रोती रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ इतना गिर सकती है। मेरे अब्बू की रूह को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। मैं 4 दिन अपने कमरे में ही बंद रही, कॉलेज भी ना गई। चौथे दिन अम्मी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, फरहत देखो मेरी बेटी, तुम मेरी प्यारी बेटी हो, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। तुम अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि क्या तुम्हारी माँ ऐसी हो सकती है। फिर जो दिल से आवाज आए वही सच समझना। और बेटा इंसाफ ऐसे नहीं किया जाता, इंसाफ तब होता है जब दोनों फरीकें की बातों को यकसा अहमियत देकर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। अब मेरा इंसाफ मेरी बेटी के हाथ में है। कई दिन इसी कश्मकश में गुजर गए। मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी। 1-2 घंटे के लिए नींद आती तो बाकी रात जागते गुजर जाती। माँ तो माँ होती है, दिल माँ के खिलाफ कभी गवाही नहीं देता। मगर मैंने अपने दिल को बहुत टटोला, लेकिन कहीं से भी मुझे ये आवाज न आई कि मेरी माँ ऐसी हो सकती है। आधी रात का वक्त था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे प्यास महसूस हुई। मैं उठी और पानी पीने किचन की तरफ चल पड़ी। अम्मी के कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। मैंने खिड़की से अंदर देखा। अम्मी जाए नमाज पर बैठी दुआ के लिए हाथ उठाए रो रही थी। मुझे अम्मी को इस हालत में देखकर बहुत दुख हुआ, मगर उसी लम्हे मुझे बाहर से कुछ आवाजें आई। रात के 2 बज रहे थे। उस वक्त कौन था? मैं दबे पांव बाहर निकली। घर की पिछली तरफ से आवाज आ रही थी। मैं दबे पांव पीछे चल पड़ी। मैंने झांक कर देखा, ताया किसी अजनबी से बात कर रहे थे। इंतहाई सरगोशी में उससे कोई बात कर रहे थे। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आई, सिर्फ इतना सुन सकी, अगले हफ्ते आना। ये कहकर ताया ने उसकी तरफ पैकेट बढ़ाया। उसने पैकेट लिया और दीवार पर चढ़ने लगा। ये देखकर मैं दबे पांव घर के अंदर चली आई। ताया के कदमों की आहट सुनकर मैं ड्राइंग रूम में ही सोफे के पीछे छुप गई। ताया अंदर आए और अपने कमरे में चले गए। मैं भी सोफे के पीछे से उठी और अपने कमरे में चली आई। मैं दरवाजे को लॉक करने लगी और अपने कमरे की खिड़की खोली। बाहर की तरफ मेरे कमरे की खिड़की घर की पिछली तरफ से ही खुलती थी। वो अजनबी कौन था जो दीवार फैलाकर घर से बाहर जा रहा था? ताया की हरकतें मशकूक थी। कहीं उसका ताल्लुक मेरी माँ से तो नहीं? मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी। मुझे अगले हफ्ते का इंतजार था। अगले दिन अम्मी मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। मैं छत से नीचे आई तो अम्मी खामोशी से कमरे में जाने लगी। मैंने कहा, अम्मी आप बता क्यों नहीं देती कि आखिर आपकी और ताया जान के दरमियान क्या चल रहा है? मगर अम्मी बगैर कुछ कहे कमरे से चली गई। हम सब रात के खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर जमा थे। ताया ने खाना खाते हुए दादी से कहा, अम्मी आप, अब्बू और बाजी ने अगले हफ्ते हसन के घर जाना है, उसके घर कुरान खानी है। दादी ने कहा, बेटा कुरान खानी मर्दों की तरफ भी होगी? ताया ने कहा, जी ख्वातीन और मर्द हजरात दोनों की तरफ। दादी ने अम्मी से कहा, बहू तुम भी तैयारी करके रखना। ताया ने कहा, अम्मी 1 मिनट, मेरे दोस्त ने सिर्फ आपको, अब्बू और बाजी को बुलाया है, आप क्या पूरे मोहल्ले को साथ लेकर जाएंगी? दादी ने कहा, बेटा मैं मोहल्ले को लेकर तो नहीं जा रही हूँ, बहू को ही लेकर जा रही हूँ। ताया ने कहा, अम्मी सिर्फ आप, अब्बू और बाजी को बुलाया है, आपने नहीं जाना तो ठीक है, मैं उन्हें मना कर देता हूँ। दादी ने कहा, ठीक है बेटा, हसन अच्छा लड़का है, हम चले जाएंगे। अगले हफ्ते मैं कॉलेज ना गई। दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे। 11 बजे के बाद दादा दादी कुरान खाने के लिए चले गए। अचानक मेरे भाई ने भी कमर कस ली कि नानी के घर जाना है। वो भी चचा की मोटरसाइकिल लेकर चल पड़ा। अम्मी और मैं उससे मना करते रहे, लेकिन वो बाज ना आया। कहने लगा, 2 गलियां छोड़कर तो नानी का घर है, कुछ नहीं होता। मैं बहुत हैरान थी कि ताया तो अपनी किसी चीज को हाथ लगाने नहीं देते। उन्होंने अरसलान को मोटरसाइकिल कैसे दे दी? वो भी जो अभी छोटा है, उसने नई नई मोटरसाइकिल चलाना सीखी है। सभी चले गए। अम्मी तो खामोशी से घर के कामों में लगी हुई थी। असर के बाद ताया को उनके दोस्त की कॉल आई। उसने कहा वो आज के लिए दादी और दादा को वहीं रोक रही हैं। मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी।
ताया ने फोन बंद किया और कहा, फरहद, दादा दादी तो सुबह ही आएंगे, तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ, खाना बाहर ही खाऊंगा। ताया के जाने के बाद अरसलान की भी कॉल आ गई। उसने कहा कि बाजी मैं सुबह आऊंगा। मैंने कहा, ये क्या बात हुई, तुम अभी घर आओ, सुबह स्कूल जाना है। अरसलान ने कहा, बाजी सुबह जल्दी आ जाऊंगा तो चला जाऊंगा स्कूल, आप फिक्र ना करें। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। अम्मी ने कहा, क्या कह रहा है? मैंने सारी बात अम्मी को बताई तो वो सुनकर खामोशी से बावर्ची खाने में चली गई। उधर दादा दादी और अरसलान भी घर पर नहीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। तकरीबन 10 बजे का वक्त था। मैं सोने ही लगी थी कि ताया मेरे कमरे में आए। उनके हाथ में मैंगो शेक था। उन्होंने शेक का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और बोले, फरहद देखो, मैं तुम्हारे लिए मैंगो शेक लाया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? मैं हैरत से ताया की तरफ देख रही थी। 2 दिन से ताया को क्या हुआ है, हर किसी पर मेहरबान हो रहे थे। मैंने गिलास लेकर साइड टेबल पर रखा और कहा, बहुत शुक्रिया ताया, थोड़ी देर तक पी लूंगी। ताया ने कहा, नहीं, मेरे सामने पियो और बताओ तुम्हें कैसा लगा। मैंने कहा, ताया अभी मैंने 2 गिलास पानी पी लिए हैं, इसलिए शेक पीने का मजा नहीं आएगा। थोड़ी देर तक आप आइएगा तो मेरा गिलास आपको खाली मिलेगा। ताया मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो ये बात है। फिर मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, जीती रहो, मैं चलता हूँ, शेक जरूर पी लेना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। ताया कमरे से चले गए। मैं उठी, गिलास लिया और बाथरूम में चली गई। मैंने सारा शेक उधर डाल दिया और गिलास वापस टेबल पर रख दिया। मुझे ताया की हरकतें बहुत मशकूक लग रही थी। उस दिन के बाद अम्मी भी मेरे साथ बात नहीं कर रही थी। आधी रात हो चुकी थी और मैं जाग रही थी। कदमों की आहट सुनाई दी तो कोई मेरे कमरे की तरफ आ रहा था। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली कि जैसे मैं सो रही हूँ। किसी ने दरवाजा खोलकर शायद मुझ पर नजर डाली और दोबारा दरवाजा बंद कर दिया। मैं सोच रही थी कि उठकर देखूं कि उसी वक्त बाहर से आवाज आई। बहुत अजीब आवाज थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर देखा। उससे मेरा दिमाग खो गया। ताया क्या करते फिर रहे थे? ताया घर से बाहर निकले। घर की पिछली तरफ एक क्वार्टर भी था। ताया ने अम्मी के मुंह पर हाथ रखा हुआ था और अम्मी को जबरदस्ती खींचते हुए क्वार्टर में लेकर जा रहे थे। मैं भी दबे पांव ताया के पीछे चल पड़ी। ताया अम्मी को लेकर क्वार्टर के अंदर दाखिल हुए और मैं क्वार्टर के बाहर पहुंची और कान लगाकर बातें सुनने लगी कि अंदर क्या हो रहा है। ताया ने अम्मी के मुंह को कपड़े से बांधा और कुर्सी पर बिठा दिया। कमरे में कोई और भी मौजूद था। ताया ने कहा, जल्दी मुझे रस्सी पकड़ा। ताया ने अम्मी को रस्सी से बांध दिया और बोले, फिर वो बोलते ही चले गए और मैं हैरान उनकी मुजरिमाना बातें सुनकर हैरान होती चली गई। ताया ने कहा, सुमेरा बेबी, घर में ये जो भी माल और दौलत तुम देख रही हो, इस आज़ाइश के मजे ले रही हो ना, सब मेरी मेहनत की वजह से है। तुम ये समझती रही कि तुम्हारे शोहर और ससुर मिलकर जो सुपर स्टोर चला रहे हैं उसकी वजह से ये आराम और आसाइश है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि सच तो ये है कि आजकल हलाल की कमाई से बंदा अपने लिए जरूरत से ज्यादा 2 जोड़े नहीं बनवा सकता। अब सिर्फ गाड़ी लेना रह गई है। तुम्हारे जाते ही मैं वो भी ले लूंगा। अफसोस कि तुम उस गाड़ी के मजे नहीं ले सकोगी। उसके बाद ताया ने एक कागज और पेन अम्मी के सामने रखा और बोले कि देखो, अगर तुम्हें ये पता चल ही गया है कि मेरी कमाई का कौन सा जरिया है तो तुम्हें उसे अपने तक रखना चाहिए था, मगर तुमने तो फौरन ही सबको बताने के लिए चल पड़ी। मैंने तो तुम्हें ये भी ऑफर दी थी कि मुझसे शादी कर लो। अपने भाई की बेवा से शादी करने से मुझे कोई एतराज नहीं, मगर भाभी के तो मिजाज ही 7वें आसमान पर होते हैं। प्यारी भाभी, मैंने आपका पक्का इंतजाम कर दिया है। आप इस कागज पर लिखेंगी कि आप अपने आशिक के साथ घर छोड़कर जा रही हैं। जैली तस्वीरें तो पहले ही मेरे पास है। खत के साथ सबूत में सबको दिखा दूंगा, मगर अब आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा। उसके बाद ताया के साथी ने अम्मी का मुंह खोल दिया और अम्मी चिल्लाई, जमील, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे अपनी भाभी के साथ ये सब करते हुए जरा भी हया नहीं आ रही? ताया ने कहा, भाभी, तूने खुद ही तो कहा था कि मुझ में हया नहीं है। तो नहीं है, तुमने सिर्फ 2 लाइनें लिखकर साइन ही तो करना है। अम्मी ने कहा, मुझे जान से मार डालो, मगर मैं ये नहीं करूंगी। ताया ने कहा, जान तो भाभी मैं पहले ही ले लेता, मगर ये मेरा एहसान है कि तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। आज मेरा सारा माल यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और तुम इस माल के साथ शिफ्ट हो जाओगी। ये कहकर ताया ने अम्मी को खोल दिया और कहने लगे, मैं कह रहा हूँ लिखो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मोबाइल मेरे पास था, लेकिन अगर मैं किसी को फ़ोन करती तो ताया मेरी आवाज़ सुन लेते। मैंने अरसलान को इमरजेंसी मैसेज टाइप किया और मोबाइल साइड पर छुपा दिया। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर दाखिल हुई। ताया हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे, मगर मैंने ताया का कोई लिहाज नहीं किया और ताया को जोरदार धक्का दिया और वो दूर जाकर गिरे। ताया उसके लिए तैयार न थे। मैं चिल्लाई, अम्मी जल्दी बाहर आए।
अम्मी और मैं कमरे से बाहर गए। ताया ने अपने साथी को आवाज दी, देख क्या रहे हो, पकड़ो उन्हें। ताया का साथी हमारी तरफ भागा कि इतने में हम कमरे से बाहर निकल आए। हमने दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजा खोलने के लिए जोर लगाने लगा। हमने भी कुंडी लगाने में कामयाबी इख्तियार कर ली। इतने में ताया उठकर दरवाजे के पास आए और चिल्लाए, फरहत दरवाजा खोलो वरना तुम्हारी माँ की तस्वीरें सबको दिखा दूंगा। मैंने कहा, आप वो तस्वीरें पूरे शहर में बांट दे, मुझे परवाह नहीं। मैंने पुलिस को फोन कर दिया था। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच गई। ताया और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। ताया असेंबलिंग का कारोबार करने लगे थे। वो इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करने के माहिर हो चुके थे और जब अम्मी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो वो दुश्मन बन गए। अम्मी को रोते हुए उन्होंने सोती हुई अम्मी की तस्वीरें बना ली और उनकी गैर मर्द के साथ एडिटिंग करवाकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे और अम्मी पर ये इल्जाम लगाकर उनके बाल काटने लगे कि वो घर की इज्जत खराब कर रही हैं। सलाम है मेरी माँ के सब्र को कि कैसे उन्होंने ये सब बर्दाश्त किया। हराम की कमाई होती ही ऐसी है, आंखों से शर्म हया सब छीन लेती है। तो ये थी नाजरीन हमारी आज की कहानी। कहानी अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की कहानियों का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी उम्र इस वक्त 22 साल है। मैं खूबसूरत और नौजवान लड़की हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई और हम एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे 2 बड़े भाई और मेरे अम्मी अब्बू। मेरे बड़े भाई का नाम अरशद है और छोटे भाई का नाम आजम है। मेरे अब्बू लाहौर में जॉब करते हैं और हम ओकाड़ा में रहते हैं। मेरी अम्मी एक हाउस वाइफ हैं और हमारा घर काफ़ी बड़ा है। अम्मी ही घर का कामकाज करती रहती हैं। मैं कॉलेज जाती हूँ और मेरे दोनों भाई भी कॉलेज में पढ़ते हैं। अरशद भाई की उम्र 25 साल है और आजम भाई की उम्र 24 साल है। मेरे दोनों भाई मेरे से 2 साल बाद पैदा हुए थे। हम आपस में हम उम्र लगते हैं और अम्मी अब्बू हमसे काफ़ी प्यार करते हैं। मैं भी अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि वो दोनों ही काफ़ी खूबसूरत और आइडियल भाई हैं। मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी और मेरे दोनों भाई बॉयज़ कॉलेज में पढ़ते थे। हम इकट्ठे ही कॉलेज जाते थे और वापस भी आते थे। मैं कॉलेज की लड़कियों के साथ काफ़ी हंसी मजाक करती थी। कॉलेज की लड़कियां मुझे काफ़ी बातें सुनाया करती थी और मुझसे काफ़ी गपशप भी किया करती थी। कई लड़कियां अपनी फैमिली के बारे में बताती थी और अक्सर मुझे ये कहती थी कि हम अपने भाइयों के साथ काफ़ी फ्री हैं और उनके साथ मैच भी खेलते हैं। मैं मैच का सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती थी और उनसे पूछती थी कि ये मैच खेलना क्या होता है। वो मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंस पड़ती थी क्योंकि मुझे इन सब कामों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो मुझे बहुत ही मासूम समझती थी क्योंकि मैं इन कामों से बहुत दूर थी और कभी भी अपने भाइयों के बारे में गलत नहीं सोचा था और ना ही किसी गलत सोहबत में गिरफ्तार हुई थी। इसलिए अब कॉलेज की लड़कियों ने मुझे ख़राब करना शुरू कर दिया था और मैं अपनी सहेलियों से पूछने लगी थी कि ये मैच खेलना क्या होता है और ये मैच भाइयों के साथ कैसे खेलते हैं। मैं उनसे तफसील से पूछना चाहती थी क्योंकि मुझे ये मैच की समझ नहीं आई थी कि सगे भाइयों से मैच कैसे खेला जाता है। मेरी एक दोस्त जिसका नाम वलीना था, उसने मुझे बताया कि अपने भाइयों के साथ मियाँ बीवी वाला खेल खेलो तो उसे मैच कहते हैं। मैं अपनी दोस्त की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी कि अपने भाइयों के साथ भी ऐसा काम किया जा सकता है क्या। मैंने अपनी दोस्त अलीना से पूछा, क्या तुमने भी अपने भाइयों के साथ ये सब किया है? तो उसने मुझे बताया कि हाँ, मैं भी अपने भाइयों के साथ ये मैच खेलती रहती हूँ। मेरे भाई तो मेरे दोनों तरफ से ही मैच खेलते हैं और कभी आगे से और कभी पीछे से। मैं अपनी दोस्त की बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गई थी और घर आकर सारी रात सो ना सकी थी क्योंकि मैं अपनी दोस्तों की बात सुनकर अपने भाइयों के बारे में बुरा सोचना शुरू हो गई थी और मुझे भी मेरी दोस्त ने ख़राब कर दिया था। अब सारी रात मेरे अंदर भी एक आग सी लगी रहती थी कि कब मुझे भी मौका मिले और कब मैं भी अपने भाइयों के साथ उसी तरह का मैच खेल सकूं जो मेरे कॉलेज की लड़कियां अपने भाइयों के साथ खेलती हैं। बड़ी मुश्किल से रात के 2 बजे मुझे जाकर नींद आई थी। मैं सिर्फ कुछ घंटे ही सोई थी। सुबह 6 बजे उठ के हम लोग कॉलेज की तैयारी करने लगे थे और मैं अपने भाइयों के साथ ही कॉलेज में जाती थी। हम दिन के 1 बजे कॉलेज से वापस आ जाते थे। हम सब वापस आते तो अम्मी काम काज करके सो चुकी होती थी। मैं अपने दोनों भाइयों को खाना बना कर देती थी और हम खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते थे। हमारे कमरे अलग अलग थे इसलिए हम अपने अपने कमरे में ही सोते थे। आज जब हम लोग कॉलेज से वापस आए तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि अपनी दोस्त की बात सुनकर मुझे भी जोश आ गया था
और मैं भी अपने भाई के साथ खेल खेलना चाहती थी। मैंने भाइयों के लिए खाना बनाया और खाना खाकर वो अपने कमरे में चले गए थे। मैं सबसे पहले अरशद भाई के कमरे में गई थी और उनसे बातें करने लगी थी। बातों बातों में मैंने उनको बहलाना शुरू कर दिया। भाई भी जवान थे और इन सब कामों के बारे में वो जानते थे। भाई ने मुझे पकड़ लिया और पकड़ते ही मेरे साथ सब कुछ कर लिया। भाई ने पूरा 1 घंटा मेरे साथ मैच खेला और मुझे काफ़ी सुकून भी दिया था। मैं अपने बड़े भाई अरशद से सुकून ले चुकी थी और वो कहने लगा था कि अब हम कॉलेज से वापसी पर रोज़ ही मैच खेला करेंगे। मैंने अगले दिन जाकर अपनी दोस्त को बताया तो वो मुझ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हुई थी कि इतनी जल्दी अपने भाई के साथ ये काम कैसे कर लिया। मैंने उसे बताया कि मेरे भाई इस काम में एक्सपर्ट हैं, वो बाहर की लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात भी रखते हैं, इसलिए भाई ने जल्दी जल्दी ही मेरा काम कर दिया था। अगले दिन हम लोग कॉलेज से वापस आए तो भाई सो चुके थे। मैं दूसरे भाई के कमरे में चली गई थी और उनके साथ भी वही काम करना शुरू हो गई थी। भाई आज़म छोटे थे और उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं थी, इसलिए मैंने उनको सिखा दिया और सिखाते सिखाते मैंने अपना काम भी पूरा कर लिया था और मैं अपनी जवानी का सारा सुकून ले चुकी थी। अब मैं अपने भाइयों से सुकून हासिल करती थी और घर में ही सुकून ले लिया करती थी। अम्मी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। जब अब्बू हमारे पास आ जाते तो हम एक दूसरे से दूर ही रहते थे। मैंने दोनों भाइयों को समझा दिया था कि ये राज अम्मी अब्बू को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। हमारे कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और मैं 25 साल को पहुंच चुकी थी। अब्बू ने हमारी तीनों की शादियां कर दी थी और मैं अपने घर से रुखसत होकर ससुराल चली आई थी और हमारी मौजें ख़त्म हो चुकी थी।